तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। एक इश्तिहार सोशल मीडिया पे बड़ा तेजी के साथ वायरल हुआ। इश्तिहार एक शादी का था। अब आमतौर पे कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी शादियां नहीं होती तो फिर पेपर, न्यूज़पेपर, साथ ही जो शादी वादी की जो वेबसाइट होती हैं जिसे मैट्रिमोनियल साइट कहा जाता है, जैसे शादी.com हो गया, जीवनसाथी.com हो गया, इन तमाम जगहों पे अपने इश्तिहार डालते हैं, अपने बारे में बताते हैं, जीवन साथी की तलाश करते हैं। आए दिन अखबारों में भी ऐसे कॉलम भरे पड़े रहते हैं। लेकिन एक ऐसा इश्तिहार कर्नाटक से निकल के सामने आया जिसे देखने के बाद तमाम लोग हैरान थे कि आखिर ये कैसे हो सकता है। इश्तिहार में एक लड़की का जिक्र कर, उसके बारे में कि कैसी दिखती है, तस्वीर भी देखने में भी बेहद ठीक ठाक लड़की, हाइट वाइट भी बढ़िया, कोई भी ऐसी चीज़ थी नहीं जो लगे कि हाँ ये अलग है सबसे। लेकिन उसके नीचे लिखा था कि जिसकी तलाश है वो 30 साल पहले मरा होना चाहिए। अब यहीं से जब लोगों ने देखा और पढ़ना शुरू किया कि एक ऐसे जीवन साथी की तलाश जो 30 साल पहले मरा हो, तो फिर ये क्या है। तो फिर लोगों ने जब डिटेल चेक की तो पता चला कि जिस लड़की के लिए जीवन साथी की तलाश थी वो भी 30 साल पहले मर गया। यानी एक परिवार अपने 30 साल पहले मरी हुई लड़की के लिए 30 साल पहले मरा हुआ दूल्हा ढूंढ रहा। तो इसके पीछे रीज़न क्या था। तो इसके बारे में जब लोगों ने पता किया तब पूरी कहानी जो निकल के सामने आई वो बड़ी हैरान करने वाली थी। आमतौर पे कोई भी हो अपने परिवार को सुखी रखने के लिए, अपने परिवार को शांत रखने के लिए, उसकी तरक्की के लिए कुछ ना कुछ आए दिन करता है। ये परिवार भी करने की कोशिश कर रहा था। परिवार में चीज़ें ठीक ठाक हो नहीं रही थी। इसी दौरान किसी को इसने अपने परिवार के बारे में बताया, कोई तंत्र मंत्र पूजा पाठ करने वाला आदमी। तो जब इसको दिखाया गया इस परिवार के बारे में तब उसने कहा कि आपके परिवार के ऊपर पितृदोष है। अब पितृदोष का मतलब जो व्यक्ति आपके परिवार का मर गया हो और वहाँ पे उसे चैन ना हो, वहाँ पे उसे संतुष्टि ना हो, तो ऐसी चीज़ों को फिर पितृदोष कहा जाता है। तो फिर ये परिवार परेशान, कहा कि गुरुजी निवारण कैसे होगा। तो उन्होंने पता किया तो पता चला कि जो एक लड़की ख़त्म हुई थी इस परिवार की लगभग 30 साल पहले, उस परिवार में उस लड़की की शादी नहीं हुई थी। तो फिर उसकी जो आत्मा है वो तड़प रही है शादी के लिए। तो अगर उसकी शादी करवा दें, उसका घर बसा दें, तो परिवार में जो तरक्की की राहें बंद हो गई हैं वो राह फिर खुल जाएगी। इसी वजह से जो पूरा परिवार था अपने 30 साल पहले मरी हुई बच्ची के लिए एक 30 साल पहले मरा हुआ दूल्हा ढूंढ रहा था। अब इसका मतलब क्या था कि कोई ऐसा परिवार कांटेक्ट करे जिसके परिवार में कोई 30 साल पहले कुंवारा लड़का मर गया हो और वो परिवार अगर अपनी रजामंदी दे तो दोनों आत्माओं की शादी करवा दे और शादी करने के बाद फिर दोनों आत्माओं का घर बस जाएगा। दोनों अपने अपने भूतिस्थान में जहाँ भी ये लोग रहते होंगे वहाँ पे फिर अपने सुखी दाम्पत्य जीवन की नई शुरुआत करेंगे और अपने अपने परिवार का पिंड छोड़ देंगे। और पिंड छोड़ने का मतलब यही है कि पिंडदान कर दिया जाए और पिंड छूट जाए। तो इसी वजह से इस परिवार ने फिर इश्तिहार दिया था और इसी वजह से ये पूरा इश्तिहार जो था मैट्रिमोनियल साइट पे, अलग अलग न्यूज़पेपर पे, न्यूज़ चैनल में भी वहाँ पे चर्चा का विषय बना रहा। तो कैसे कैसी चीज़ें लोग करते हैं। खैर, एक अजीब इत्तेफाक था, मुझे लगा आपको सुनाना चाहिए। अब आते हैं आज की कहानी की बात करते हैं। और आज की कहानी की बात करूं तो आज की कहानी अपने आप में एक बेहद अजीब कहानी है। कहानी जिसे छोटे में भी निपटाया जा सकता था। एक ऐसी घटना जिसको चाहते तो बड़े आराम से बचा सकते थे, लेकिन आदमी अपनी तैश, अपने फर्जी स्वाभिमान, अपने फर्जी सम्मान में ऐसी ऐसी चीज़ें करता है कि बाद में खुद भी पछताता है और कईयों की तो ज़िंदगी चली जाती है। तो पूरी कहानी आपको बताता हूँ। इस कहानी की असल शुरुआत होती है यूपी में, एक जगह लगती है जालौन। और इसी जालौन में एक गांव है करमरा गांव। और इसी गांव में एक परिवार रहा करता था। परिवार के जो मुखिया थे मान सिंह, चूँकि ज़्यादा प्रॉपर्टी, ज़्यादा पैसे थे नहीं, तो मान सिंह ने सोचा कि परिवार है, बच्चे भी हैं, एक बिटिया भी थी जिसका नाम था मीनाक्षी। तो परिवार को पालने पोसने के लिए उन्होंने एक काम किया कि वो गुजरात के सूरत की तरफ रुख कर लेते हैं। अब गुजरात के सूरत की तरफ उन्होंने रुख किया। उसके बाद वहाँ पे वो जाते हैं, पानी पूरी का अपना एक ठेला लगाते हैं। ठीक ठाक वहाँ पे वो काम चलने लगा। इस वजह से अब ठीक ठाक पैसे भी मिलने लगे। तमाम चीज़ें बिल्कुल ठीक चल रही थी। परिवार में इधर जो मान सिंह थे उनकी पत्नी रहती थी,
एक बिटिया थी मीनाक्षी, वो रहा करती थी। साथ ही चाचा, ताऊ, उनके लड़के, ये तमाम लोग ठीक ठाक तरीके से रहा करते हैं। पैसे कम थे लेकिन परिवार में खुशियों का माहौल था, तमाम चीज़ें बिल्कुल ठीक चल रही थी। वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। घर में गाय वाय भी इन लोगों ने पाल रखी थी, तो गाय को चारा वारा डालने के लिए भी बच्चे अक्सर जाया करते थे। ऐसे ही अभी 5-6 दिन पहले की बात है, जो पिछला सैटरडे भी था। पिछले सैटरडे को जो मीनाक्षी थी, 12 साल की वो बच्ची, वो जाती है गाय को चारा डालने। क्योंकि गौशाला घर से थोड़ा सा आगे बनी हुई थी, अक्सर लोग घर से थोड़ा सा दूर भी बना देते हैं कभी कभार, जिनके पास ठीक ठाक ज़मीन होती है। तो गौशाला में वो जाती है चारा डालने। शाम का वक्त था, माँ घर पे खाना बना रही। अब गौशाला में बिटिया गई, उसके बाद लगभग 20-25 मिनट गुजर गए। माँ को लगा कि देखो कितनी लापरवाह बच्ची है। गई थी वहाँ पे चारा डालने, कहीं खेलने उलने लग गई। माँ गुस्से में बाहर निकलती है। निकलने के बाद मीनाक्षी को आवाज़ लगाती है। अब माँ ने आवाज़ लगाई, सामने से कोई रिस्पॉन्स मिला नहीं। अब माँ थोड़ी सी और नाराज़ हुई। उसके बाद वो खोजने निकलती है जहाँ जहाँ वो लड़की जाती थी खेलने वेलने, वहाँ पे। अब वहाँ पे माँ पहुँचती है तो पता चलता है कि मीनाक्षी तो आई ही नहीं। अब माँ थोड़ी सी और नाराज़, के लगता है किसी दोस्त के पास चली गई। माँ उसकी तमाम फ्रेंडों के पास भी जाती हैं, इस उम्मीद में कि मिलेगी तो डांटूंगी, मारूंगी। लेकिन अब लगभग 20-25 मिनट तक माँ ने जब खोजा और हर एक घर पे पता किया जहाँ जहाँ वो जाती थी, और जैसे जैसे जवाब मिल रहा था कि मीनाक्षी यहाँ नहीं आई, तब कहीं ना कहीं माँ का जो गुस्सा था वो चिंता में बदलने लगा। माँ बदहवास अपनी बिटिया को खोज रही, अलग अलग जगहों पे। तमाम महिलाओं से पूछताछ की, क्या मीनाक्षी को किसी ने देखा। तमाम लोग मना करने लगे। देखते ही देखते रात के लगभग 8 बज गए और इतनी देर में पूरे परिवार में हड़कंप की मीनाक्षी गायब है, मीनाक्षी पता नहीं कहाँ चली गई। और जिस हिसाब से आजकल देश दुनिया में घटनाएं हो रही, माँ का कलेजा एकदम फटा जा रहा कि बिटिया कहाँ गई। खैर, अब पूरा परिवार मीनाक्षी को ढूंढ रहा, कुछ अता पता चल नहीं रहा। देखते देखते रात हो गई। अब जब रात हो गई और मीनाक्षी का कुछ पता चला नहीं, फिर पूरा परिवार, अब पूरे गांव में ये बात फैल गई कि 12 साल की बच्ची कहीं गायब। लोगों के मन में भी अब तरह तरह का डर बैठ गया कि कहीं कोई बच्ची को उठा तो नहीं ले गया, या फिर कोई और बात तो नहीं हो गई, किसी हादसे का या फिर किसी ऐसे अपराधी का शिकार तो नहीं हो गई। क्योंकि आमतौर पे ऐसी चीज़ें गांव में अक्सर न्यूज़ चैनलों में आती रहती हैं। जो दरिंदे होते हैं वो तो जन्मजात बच्चियों को नहीं छोड़ती, तो 12 साल की भी थी। खैर, पूरा परिवार, पूरा गांव एकदम परेशान और बच्ची को ढूंढ रहा, कहीं अता पता चल नहीं रहा। इसके बाद अब परिवार वाले, जैसे सुबह होती है, जब कहीं कुछ जानकारी नहीं मिली तो भाग के पहुंच जाते हैं पुलिस स्टेशन और वहां पे अपने बच्ची की मिसिंग कंप्लेन दर्ज करवा देते हैं। इधर मिसिंग कंप्लेन दर्ज हुई, इधर जो फादर था उस तक खबर पहुंची, वही बेचारा भागा भागा आया। आने के बाद अब तलाश शुरू हुई, तमाम रिश्तेदारों से पूछताछ हुई। इधर एक 12 साल की बच्ची की गुमशुदगी की जब खबर पुलिस वालों तक पहुंची तो उन्होंने भी अपने एड़ी चोटी का जोर लगाया कि जल्द से जल्द इसको खोजा जाए। कहाँ गई कुछ पता नहीं चल रहा था। पुलिस वाले अपने तरीके से खोज रहे, परिवार वाले अपने तरीके से खोज रहे। वक्त निकल रहा, लड़की का कहीं कुछ पता चल नहीं रहा। इसी दौरान पुलिस वालों ने सोचा कि चलो अब थोड़ा सा अपने तरीके से पता करें, क्योंकि अगर कोई हादसा हुआ होता या फिर कोई और बात होती या फिर कहीं खो गई होती तो लगभग 12-14 घंटे में कहीं ना कहीं से कोई ना कोई सूचना तो मिल जाती। पुलिस वाले भी अब बस स्टैंड से लेकर रेलवे स्टेशन, लोकल टैक्सी स्टैंड या फिर जो रिक्शे वाले थे उन तमाम लोगों से पूछताछ, हाईवे वगैरह के कैमरे वगैरह भी खंगाले, लेकिन ना ही परिवार वालों को कोई जानकारी मिली, ना ही पुलिस वालों को कोई जानकारी मिली। पूरा परिवार, पुलिस वाले, तमाम लोग खोज रहे हैं। फादर भी तब तक आ चुके थे। इसी दौरान जब परिवार, पुलिस वाले, तमाम लोग खोज के थक गए, चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे बस स्टैंड हो, व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में भी तस्वीरें लोग भेजने लगे कि ये लड़की गायब है, इसको खोजने वाले को इनाम दिया जाएगा। बस स्टैंड पे भी फोटो वगैरह चस्पा हो गई। इसी दौरान पुलिस वालों को एक चीज़ पता चली और वो चीज़ बड़ी काम की थी। दरअसल पुलिस वालों को पता चला कि जो फादर था, चूंकि वो बाहर रहता था, तो एक फ़ोन था जो इस लड़की के पास था। अब पुलिस वालों ने कहा कि अगर फ़ोन था तो हम उसकी लास्ट लोकेशन अगर निकाल लें तब चीज़ें आसान हो जाएंगी। उन्होंने जब लास्ट लोकेशन निकालने की बात की, पता चला फ़ोन तो घर में ही था। अब पुलिस वाले फिर परेशान,
कि एक उम्मीद जगी कि चलो कुछ निकाल ले, लेकिन यहाँ तो जो फ़ोन था वो घर में ही है, तो लोकेशन भी नहीं निकलेगी। इसी दौरान वो फ़ोन अपने हाथों में पुलिस वाले लेते हैं। लेने के बाद फ़ोन के लॉक को माँ से खुलवाते हैं, कहते हैं कि लॉक खोलो, देखें फ़ोन वोन में भी कुछ मिल जाए, क्योंकि एक डाउट और हुआ कि क्या पता किसी ने बातचीत करके बहला फुसला के अपने साथ लेके कहीं चला ना गया हो। 12 साल की कच्ची उम्र बच्ची बदल गई हो या फिर बहक गई हो। इसके बाद पुलिस वाले जैसे फ़ोन खोलते हैं, खोलने के बाद एक आइडिया एक दिमाग में आया कि चलो कॉल वॉल डिटेल यहीं से देख लें, किसका फ़ोन आया क्या हुआ। जब कॉल हिस्ट्री खोली तो कोई ऐसा नंबर मिला ही नहीं जिस पे डाउट हो। शायद शाम से ही किसी से बात हुई ही नहीं थी। हाँ, एक नंबर ऐसा था जिस पे कुछ लगा कि हाँ ये बात हुई थी। अब पुलिस वालों ने उस नंबर को फैमिली को दिखाया और कहा कि क्या आप इसको जानते हैं। फैमिली ने नंबर देखा, कहा कि हाँ इसको तो जानते हैं और यहीं बगल में बैठा ये लड़का। पुलिस वालों ने पूछा कौन है, उन्होंने कहा ये तो भतीजा है हमारा, कायदे से जो बच्ची है उसका चचेरा भाई है। पुलिस वालों को लगा कि चलो ठीक है, चचेरा भाई है, उसने किसी काम से फ़ोन किया होगा। पुलिस वालों ने उस आदमी से पूछा कि बेटा एक बात बताओ, तुमने फ़ोन क्यों किया था। अब पुलिस वालों ने तो यूं ही पूछा कि फ़ोन क्यों किया था, लेकिन उस लड़के की आवाज़ डगमगाने लगी। अब आवाज़ डगमगाने लगी, पुलिस वालों ने कहा कि ये क्या। खैर उन्हें ये लगा कि शायद हम डाउट कर रहे हों, ऐसा सोच कि ये घबरा रहा हो। उन्होंने समझाया कि घबराओ मत, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, बस बताओ फ़ोन क्यों किया था। अब पुलिस वाले उसको भरोसा देने की कोशिश कर रहे हैं कि घबराओ मत। इधर वो आदमी एकदम डरता चला जा रहा। पुलिस वालों को लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कुछ जानता ही हो, क्योंकि एक आदमी अगर घबराता है और हम इसे कहें कि तुम गलत नहीं हो, तुम क्यों घबरा रहे हो, तो आदमी अपने आप को समझा लेता है कि हाँ हम गलत नहीं है तो क्यों घबरा रहे हैं। लेकिन ये तो कुछ ज़्यादा ही घबरा रहा, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि सच में कुछ गलत हो। अब ये चीज़ पुलिस वालों को कहीं ना कहीं परेशान करने लगी। पुलिस वाले अब सोचने लगे कि चलो अब इससे पूछताछ करें। इसके बाद पुलिस वाले उसको अपने साथ लेके जाते हैं। जाने के बाद उससे पूछताछ करते हैं कि क्या तुम कुछ जानते हो। शुरुआत में आदमी कहता है कि नहीं मैं कुछ नहीं जानता। पुलिस वाले कहते हैं कि नहीं तुम कुछ ना कुछ जानते हो। ऐसे ही लगभग घुमा घुमा के काफ़ी देर तक उस आदमी से जब पूछताछ हुई तब उस आदमी ने कहा कि हाँ मैंने उसको मार के फेंक दिया। अब एक भाई अपनी ही बहन को मार के फेंकने की बात जब बोलता है तब पुलिस वाले कहते हैं कि क्यों, थोड़ा सा परेशान होते हैं। इसके बाद वो आदमी बताता है कि चूंकि मेरी जो बहन थी वो परिवार को बदनाम करा देती और मैंने अपनी बहन को मार के अपने परिवार की इज्जत बचाई है। पुलिस वाले फिर परेशान कि 12 साल की बच्ची परिवार को बदनाम कर देती, वो भी कैसे, और कैसे इसने बचा लिया। तब उसने पूरी कहानी बताई और कहा कि जो मेरी बहन थी, चूँकि मेरे जो अंकल हैं वो बाहर पानी पूरी बेचने का काम करते हैं, तो अंकल ने फिर फैमिली को एक फ़ोन दे रखा था कि बातचीत हो। एंड्रॉयड फ़ोन था ताकि कभी वीडियो कॉल वगैरह पे बातचीत हो जाए। आमतौर पे अब रिलेटिव बाहर रहते हैं तो वीडियो कॉल करना ज़्यादा प्रीफर करते हैं। तो ऐसे ही वीडियो कॉल, ऐसे ही फ़ोन पे बात करने के लिए जब फ़ोन मिला तो मेरी बहन ने उस पर अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अकाउंट बनाया, फेसबुक बनाया, इंस्टाग्राम अलग अलग नाम से बनाए और वहाँ पे फिर अलग अलग लोगों से दोस्ती करती, उनको फॉलो करती, खुद फॉलो बैक देती और वहाँ पे जितने लड़के मैसेज करते सबसे बातचीत करती। मैंने ये तमाम चीज़ें इग्नोर की कि चलो सोशल मीडिया पे ठीक है, कोई नाम पहचान तस्वीर नहीं है। लेकिन इसी दौरान फिर इसने अपना नंबर भी शेयर करना शुरू कर दिया। एक दो लड़कों से इसकी अच्छी खासी बातचीत भी होने लगी। मुझे लगा कि चलो बच्ची है, समझा बुझा के छुड़वा दूंगा। लेकिन इसके बाद फिर इसने एक बॉयफ्रेंड बना लिया। अब 12 साल की मेरी जो बहन है, अगर वो बॉयफ्रेंड बनाएगी, किसी से मिलने जाएगी, किसी से बातचीत करेगी और ये बात गांव में पता चलेगी तो मेरी क्या इज्जत, क्या रेपुटेशन रह जाएगी। इसके बाद मैंने अपनी बहन को समझाया और मैंने कहा कि ये चीज़ें ठीक नहीं हैं, लेकिन मेरी बहन नहीं मानी। तब यहीं से मेरे दिमाग में आ गया कि अगर ये ज़िंदा रहेगी तो पूरे परिवार की इज्जत को, पूरे परिवार की आबरू को ख़त्म कर देगी। तब मैंने प्लान बनाया कि अब इसको मार देना है। प्लान के तहत मैंने उस दिन इसको फ़ोन किया, फ़ोन करके इसको कहा कि आओ तुमसे कुछ काम है। मेरी बहन चूँकि मैंने देखा गौशाला के पास गई थी तो वहीं से इसको मैंने अपने पास बुलाया और बुलाने के बाद उसको अपने साथ ले गया और नदी में डुबो के मैंने उसकी जान ले ली। अब जैसे ही ये कहानी पुलिस वाले सुनते हैं, सुनने के बाद सन्न रह जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो बातें थी। पहला, एक भाई अपने 12 साल की बहन का कैरेक्टर एसिनेशन कर रहा था और साथ ही
उसने डुबो के कत्ल किया था, तो अगर लाश नहीं मिली तो फिर पुलिस वाले यहाँ कमज़ोर पड़ जाएंगे। फौरन गोताखोर की टीमों को बुलाया गया। अब तक पूरे गांव में जब ये खबर फैली, गांव वाले एकदम शन्न। उसके बाद पुलिस वाले इस भाई, जिसका नाम शिव कुमार था, उसको लेके जाते हैं। जाने के बाद नदी के किनारे पूछते हैं कि कहाँ डुबोया। अब चूँकि दिन गुजर चुके थे, वो लड़का बताता है कि यहाँ पे डुबोया। उसके बाद गोताखोर की टीम नदी में छलांग लगाती है। घंटों तक सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है और फाइनली उस लड़की की, उस बच्ची की बॉडी बरामद की जाती है। इसके बाद बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजी जाती है। साथ ही फिर पोस्टमार्टम करवा के बॉडी परिवार के हवाले कर दी जाती है। उसके बाद उस बच्ची का अंतिम संस्कार होता है। लेकिन जब ये कहानी आसपास के लोग सुनते हैं, तमाम लोग जानते हैं, हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि अगर भाई चाहता तो अपनी बहन पे थोड़ी सी सख्ती कर देता, बड़ी दिक्कत थी, फ़ोन छीन लेता। लेकिन अपने फर्जी एटीट्यूड और अपने फर्जी इस तरह की बातों में, चूँकि ऐसा नहीं था कि वो कहीं बाहर रहती थी, हाथ से निकल गई थी, और हाथ से भी निकल जाए तो किसी को जान लेने का क्या अधिकार। लेकिन यहाँ पे कत्ल कर दिया, वो भी 12 साल की बच्ची का, जिसको शायद सही गलत का कुछ फ़र्क ही ना मालूम हो। तो इस मामले में क्या सज़ा होनी चाहिए, एक बार आप कमेंट कर दीजिएगा। और साथ ही अब आपसे कल फिर मुलाकात होगी, क्योंकि यहीं तक थी पूरी कहानी और आगे क्या ही ज्ञान दूँ इसमें। तब तक के लिए वीडियो आप चाहें तो लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना राय जरूर दीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा। तो आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने देश का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।